18 मई 1974 और फिर 11 मई 1998। राजस्थान के पोखरन का वो तपता हुआ एकदम शांत रेगिस्तान। जहां मीलों तक सिर्फ रेत और सन्नाटा होता है। हाँ, लेकिन फिर अचानक धरती के बहुत गहरे हिस्से में एक भयानक कंपन होता है, एक जोरदार धमाका। बिल्कुल इतना तेज कि जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंस जाता है और रेत का एक विशाल गुबार आसमान को छूने लगता है। और इसी धूल के गुबार के शांत होने के साथ ही दुनिया के नक्शे पर एक नई परमाणु महाशक्ति का उदय होता है। सही कहा। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब सीक्रेट हाइस्ट की परतों को उधेड़ने वाले हैं। मतलब ये किसी बैंक की डकैती नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा मिशन था जहां भारत ने दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA और अंतरिक्ष से घूरती उनकी जासूसी सैटेलाइट्स की आंखों में सीधे धूल झोंक दी थी। और हमारे आज के इस डीप डाइव का मिशन भी बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, आज हम उन ऐतिहासिक दस्तावेजों, रिसर्च पेपर्स और खुफिया फाइलों के आधार पर ये समझेंगे कि कैसे भारत ने भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद खुद को एक परमाणु महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। मतलब ये चर्चा सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या हुआ था, बल्कि इस बारे में है कि ये कैसे मुमकिन हुआ। बिल्कुल, ये विज्ञान, कूटनीति और अदम्य साहस की एक ऐसी कहानी है जो शायद किसी भी जासूसी थ्रिलर को पीछे छोड़ दे। पर पता है, शुरुआत में ही मेरे जहन में एक बहुत ही बुनियादी सवाल आता है। मतलब मैं सोच रही थी कि आज़ादी के बाद भारत की स्थिति बहुत नाजुक थी, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। देश को अनाज, सड़कों और बुनियादी ढांचे की सख्त जरूरत थी। जय जवान जय किसान का नारा गूंज रहा था। हम अपने पेट भरने के लिए विदेशों से आने वाले गेहूं पर निर्भर थे। PL 480 के तहत जो गेहूं आता था। हाँ वही। तो ऐसे हालात में एक विकासशील देश को अचानक परमाणु बम बनाने की क्या सूझी? ये प्राथमिकता कैसे बन गया? देखिए, इसका जवाब ना 1945 के उस खौफनाक मंजर में छुपा है जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। बाप रे, वो तो बहुत ही भयानक था। पूरी दुनिया ने पहली बार एक ही झटके में लाखों लोगों को खाक होते देखा था। इसके बाद तो हथियारों की एक अंधी दौड़ ही शुरू हो गई। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने अपने परमाणु हथियार बना लिए। लेकिन भारत को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो भारत के लिए असली खतरे की घंटी तब बजी जब 1962 में चीन ने अचानक हम पर हमला कर दिया। उस युद्ध में भारत को भारी नुकसान हुआ। हमारी लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में चली गई थी, है ना? बिल्कुल, और हम इस झटके से संभल भी नहीं पाए थे कि 1964 में उसी चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया। क्या बात कर रहे हैं? एक सेकंड। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी सीमा पर बैठा एक दुश्मन देश, जिसने हाल ही में हमारी जमीन छीनी थी, अब वो परमाणु शक्ति बन चुका था। हाँ, और ये तो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे वजूद का संकट था। तो कुछ करना ही था। एकदम सही। और इस खतरे का असली एहसास हमें 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुआ। अच्छा, 1971 में ऐसा क्या हुआ था न्यूक्लियर फ्रंट पर? जब भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, उसमें आगे बढ़ रही थी, तब अमेरिका ने पाकिस्तान को बचाने के लिए अपना 7वां बेड़ा यानी USS एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया था। ओहो, USS एंटरप्राइज, वो तो बहुत बड़ा जहाज है ना? हाँ, ये 75,000 टन का एक विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर था जो परमाणु हथियारों से लैस था। और दूसरी तरफ से अरब सागर में ब्रिटेन के जंगी जहाज भारत को घेरने आ रहे थे। बाप रे, हम तो दोनों तरफ से घिर गए थे। बिल्कुल। अगर उस वक्त सोवियत संघ ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेजकर भारत की मदद न की होती तो हालात कुछ भी हो सकते थे। उस दिन भारतीय नेतृत्व को यह कठोर सत्य समझ आ गया था। नहीं होगी। बिल्कुल। और यहीं पर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का वो विजन काम आता है। वो तो बहुत पहले से कह रहे थे कि अगर उन्हें राजनीतिक मंजूरी मिले तो वो महज 18 महीने में भारत के लिए परमाणु बम तैयार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर 1966 का वो मनहूस महीना आता है, जनवरी 1966। एक ही महीने के अंदर दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बहुत ही दुखद समय था वो। पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद में संदिग्ध परिस्थितियों में निधन होता है और उसके ठीक 13 दिन बाद डॉक्टर भाभा की एक रहस्यमयी विमान दुर्घटना में मौत हो जाती है। स्विस आल्प्स की पहाड़ियों में उनका प्लेन क्रैश हो गया।
ये सोचना भी सिहरन पैदा करता है कि कैसे इन दो मौतों ने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अचानक एक अंधेरे कुएं में धकेल दिया था। वो एक ऐसा शून्य था जिसे रातों रात भरना मुमकिन नहीं था। नेतृत्व और विज्ञान दोनों ही मोर्चों पर भारत अनाथ सा महसूस कर रहा था। हाँ, एकदम से सब रुक सा गया होगा। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों की दूसरी पीढ़ी, जिसमें राजा रमन्ना और बीडी नाग चौधरी जैसे लोग शामिल थे, उन्होंने इस टूटे हुए धागे को दोबारा जोड़ा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो उन्होंने इस मिशन को दोबारा जिंदा कैसे किया? इंदिरा गांधी जी का रोल इसमें बहुत अहम था। क्योंकि 1974 में हमने जो स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण किया उसकी गोपनीयता तो आज भी एक केस स्टडी है। बिल्कुल। गोपनीयता का स्तर यह था कि देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तक को इस ऑपरेशन की भनक नहीं थी। क्या रक्षा मंत्री को भी नहीं? नहीं, इस मिशन की पूरी जानकारी सिर्फ 3 लोगों के पास थी। खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर राजा रमन्ना और डीआरडीओ के डायरेक्टर बीडी नाग चौधरी। मतलब इतनी बड़ी चीज और सिर्फ 3 लोगों को पता था? हाँ, और लगभग 75 वैज्ञानिकों की एक छोटी सी टीम दिन रात इस पर काम कर रही थी। सबसे बड़ी चुनौती थी प्लूटोनियम हासिल करना। प्लूटोनियम? यूरेनियम क्यों नहीं? क्योंकि यूरेनियम के मुकाबले प्लूटोनियम को वेपनाइज करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए भाभा सेंटर के पूर्णिमा न्यूक्लियर रिएक्टर को 1973 में पूरी तरह शट डाउन कर दिया गया। अच्छा, ताकि वहां का प्लूटोनियम बम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बिल्कुल। और फिर 18 मई 1974 को पोखरण में 12 किलोटन का वो धमाका हुआ। 12 किलोटन? सुनने में शायद सिर्फ एक गणितीय नंबर लगे। हाँ, लेकिन इसका सीधा मतलब है 12,000 टन टीएनटी विस्फोटकों का एक साथ फटना। ये लगभग उसी ताकत का बम था जो हिरोशिमा पर गिराया गया था। बाप रे। लेकिन मुझे याद है इस परीक्षण के बाद तो दुनिया में जैसे भूचाल आ गया था, खासकर कनाडा और अमेरिका में। कनाडाई सरकार आग बबूला थी क्योंकि उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। धोखा कैसे? दरअसल भारत ने जिस प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया था वो साइरस रिएक्टर से निकला था। ये रिएक्टर कनाडा ने भारत को शांतिपूर्ण शोध के लिए दिया था। ओह, तो उन्हें लगा कि हमने उनके रिएक्टर का गलत इस्तेमाल किया है। हाँ, कनाडा ने तुरंत भारत पर बैन लगा दिए और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप नाम का एक नया संगठन बना दिया गया। एनएसजी? हाँ, एनएसजी, जिसका इकलौता मकसद भारत जैसे देशों को न्यूक्लियर तकनीक और ईंधन से दूर रखना था। पश्चिमी देशों ने इसे हथियार मानने से इनकार कर दिया और ताना मारा कि भारत तो बस एक शांतिपूर्ण विस्फोट करके देख रहा है। दुनिया भर के बड़े देशों ने इसके बाद भारत का गला घोटना शुरू कर दिया। अगर मैं इस पूरी भू राजनीति को एक आसान एनालॉजी से समझाऊं, हाँ, बताइए। तो ये वैसा ही था जैसे किसी बहुत मुश्किल परीक्षा की आंसर की क्लास के सिर्फ 5 दादागिरी करने वाले बच्चों के पास हो। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। इन्होंने अपनी आंसर की बना ली और अब ये एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के जरिए बाकी पूरी दुनिया से कह रहे थे कि देखो, हमारे पास तो ये ताकत आ गई है, लेकिन अब कोई और बच्चा इसे बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ये तो सरासर नाइंसाफी और कूटनीतिक दादागिरी थी, है ना? इस एनालॉजी से बेहतर इसे नहीं समझाया जा सकता। और इसी दादागिरी के खिलाफ भारत खड़ा हुआ और उसने एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। भारत का तर्क क्या था उस समय? भारत का तर्क सीधा था, या तो पूरी दुनिया परमाणु हथियार नष्ट करे या फिर किसी को भी दूसरे देशों को रोकने का अधिकार नहीं है। बहुत सही बात है। 90 के दशक में जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने भारत के खिलाफ कैप, रोलबैक और एलिमिनेट की बेहद आक्रामक नीति अपनाई। कैप, रोलबैक और एलिमिनेट? इसका मतलब क्या था? मतलब भारत के प्रोग्राम पे कैप लगाओ, यानी जो बना रहे हो उसे रोको। रोल बैक करो, यानी जो बना लिया है उसे वापस लो। और अंततः एलिमिनेट करो, यानी तकनीक को पूरी तरह नष्ट कर दो। बाप रे, इतना दबाव! हाँ, और इसी दबाव के बीच 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने गुपचुप तरीके से परीक्षण करने की कोशिश की थी। हाँ, लेकिन 1995 में तो हम रंगे हाथों पकड़े गए थे। मैं सोच रही थी कि वो क्या चूक थी जिसने हमारा पूरा प्लान दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। 1995 में सीक्रेसी में थोड़ी कमी रह गई थी। पोखरण में तारों के बिछने, ट्रकों की आवाजाही और गड्ढे खोदने की हलचल को अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स ने पकड़ लिया था। अच्छा, अंतरिक्ष से? हाँ, उन्होंने देखा कि रेत के रंग में बदलाव आ रहा है। अमेरिका के अखबारों में सैटेलाइट तस्वीरें छप गई। क्लिंटन प्रशासन ने इतना भयंकर दबाव बनाया कि भारत को वो परीक्षण ऐन मौके पर रोकना पड़ा।
कितना निराशाजनक रहा होगा वो। बहुत ज्यादा। और उसी वक्त CTBT यानी कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी नाम का एक नया फंदा तैयार किया जा रहा था। इस ट्रीटी का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जमीन, हवा, पानी या अंतरिक्ष कहीं भी परमाणु परीक्षण करने पर हमेशा के लिए रोक। यहाँ कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। मतलब किसी हाई ऑक्टेन थ्रिलर फिल्म से भी ज्यादा भारत के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति थी, है ना? बिल्कुल। अगर CTBT लागू हो जाती तो भारत के परमाणु शक्ति बनने के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते। फिर 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी सत्ता में आए तो उन्होंने महज कुछ ही दिनों के अंदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और R चिदम्बरम को इस मिशन की हरी झंडी दे दी। हाँ, उन्होंने कहा कि अब हमें ये करना ही है। लेकिन चुनौती असंभव जैसी थी। ये ऐसा था जैसे एक विशाल सर्चलाइट आपके ऊपर लगातार घूम रही हो और आपको उस सर्चलाइट से बचकर एक पूरा घर बनाना हो। CIA की नाक के नीचे उनके एडवांस सैटेलाइट से बचकर ये सब करना कैसे था? ये दुनिया के सैन्य इतिहास में कैमोफ्लाज यानी छलावे की सबसे बेहतरीन रणनीतियों में से एक है। कैसे? ये जिम्मेदारी भारतीय सेना की 58वीं इंजीनियर रेजिमेंट को सौंपी गई, जो रेगिस्तान में काम करने में माहिर थी। पोखरण एक एकदम खुला रेगिस्तान है। वहां हवा का रुख बदलने से अगर रेत का टीला भी अपनी जगह बदलता है तो सैटेलाइट उसे रिकॉर्ड कर लेता है। ओहो, इतनी बारीकी से नजर रख रहे थे वो। हाँ, इसलिए सबसे पहला कदम ये उठाया गया कि सभी प्रमुख वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी पहनाई गई। हाँ, मैंने पढ़ा था डॉक्टर कलाम बन गए मेजर जनरल पृथ्वीराज और R चिदम्बरम बन गए मेजर जनरल नटराज। वो बाकायदा सेना की वर्दी पहनकर, बूट पहनकर घूमते थे। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, सिर्फ वर्दी बदलने से आसमान में घूम रहे उन अरबों डॉलर के अमेरिकन सैटेलाइट्स को कैसे धोखा दिया जा सकता था? उनका विज्ञान क्या था? इसके लिए डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने ऑर्बिटल मैकेनिक्स का गहरा अध्ययन किया। मतलब सैटेलाइट्स की कक्षा का अध्ययन? हाँ, उन्होंने कैलकुलेट किया कि कौन सा अमेरिकी सैटेलाइट पोखरण के ऊपर से कब गुजरता है। पहले एक सैटेलाइट को पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता था, जिसे अमेरिका ने भारत पर नजर रखने के लिए घटाकर सिर्फ 30 मिनट कर दिया था। सिर्फ 30 मिनट? मतलब हर आधे घंटे में वो हमारी तस्वीर ले रहे थे। हाँ, तो भारतीय वैज्ञानिकों ने यह तय किया कि वो सिर्फ रात के उस छोटे से ब्लाइंड स्पॉट में काम करेंगे जब सैटेलाइट का फोकस पोखरण पर नहीं होता। और जैसे ही सैटेलाइट के गुजरने का समय होता, सब कुछ फ्रीज हो जाता, काम तुरंत रोक दिया जाता है ना? एकदम सही। लेकिन दिन में क्या होता था? जो गड्ढे खोदे गए थे उन्हें दिन के उजाले में सैटेलाइट्स कैसे नहीं देख पाए? वहां डमी वेजिटेशन यानी नकली पेड़ पौधे और झाड़ियां लगाई गई। जिस रेत को खोदा जाता था उसे हवा के रुख के हिसाब से ऐसे फैलाया जाता था जैसे वो प्राकृतिक टीले हों। अरे वाह, क्या दिमाग लगाया है। और केबल्स को रेत के नीचे गहराई में दबा दिया गया। अगर कोई काम दिन में करना बहुत जरूरी होता तो उसे विंड ब्लाइंड बनाकर किया जाता था। विंड ब्लाइंड, ये क्या होता है? यानी जब तेज हवाएं चल रही हों और धूल उड़ रही हो ताकि सैटेलाइट के कैमरे साफ तस्वीरें ना ले सकें। एक चीज जो तकनीकी रूप से मुझे हमेशा हैरान करती है, जमीन के नीचे जब परमाणु धमाका होगा तो उससे खतरनाक गामा रेडिएशन निकलेगा। हाँ, बिल्कुल निकलेगा। अगर वो रेडिएशन जरा सा भी सतह पर आ गया तो दुनिया भर के सेंसर्स उसे पकड़ लेंगे। इसे कैसे रोका गया? यहाँ विशुद्ध विज्ञान और देसी जुगाड़ का एक ऐसा संगम हुआ जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। देसी जुगाड़? कैसा जुगाड़? रेडिएशन को बाहर आने से रोकने के लिए जमीन के अंदर शाफ्ट यानी लगभग 280 मीटर गहरे एल आकार के गड्ढे खोदे गए। उन गड्ढों के चारों तरफ रेडिएशन को सोखने वाले बोरिक एसिड के साथ साथ टनों के हिसाब से प्याज भरे गए। 1 मिनट, क्या प्याज? इसका विज्ञान क्या है? हाँ, प्याज। दरअसल प्याज में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। अच्छा। जब परमाणु विस्फोट होता है तो उसमें से बेहद तेज गति वाले घातक न्यूट्रॉन निकलते हैं। पानी इन तेज न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने और उन्हें सोखने का एक प्राकृतिक और बेहतरीन माध्यम है। अरे बाप रे, मतलब हमारे रोजमर्रा के प्याज ने रेडिएशन रोका? हाँ, और अमेरिका को पता था कि अगर भारत बड़े पैमाने पर बोरिक एसिड या कंक्रीट खरीद रहा है तो कुछ गड़बड़ है। इसलिए भारत ने परीक्षण से ठीक 1 दिन पहले सारा जरूरी सामान साइट पर पहुंचाया ताकि किसी भी रडार में ये खरीद फरोख्त दर्ज न हो। और वो बॉम्बे से जैसलमेर तक का सफर, जरा सोचिए, देश की सबसे खतरनाक और संवेदनशील चीज प्लूटोनियम के कोर, जो टेनिस बॉल के आकार के थे, उन्हें बंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के सीक्रेट वॉल्ट से रात के 2 बजे निकाला गया। हाँ, बहुत ही रिस्की ऑपरेशन था वो। उन्हें 4 साधारण दिखने वाली सेना के ट्रकों में रखा गया,
किसी भी ट्रक को पता नहीं था कि असली कोर किस में है। उन्हें गुपचुप तरीके से सांता क्रूज एयरपोर्ट पहुंचाया गया और वहां से वायुसेना के एक खास विमान से अल सुबह जैसलमेर लाया गया। सही बात है। यह सब इतना गुप्त था कि खुद देश के रक्षा मंत्री को इसकी भनक नहीं थी। और इसी अभेद्य सीक्रेसी का अंतिम नतीजा था 11 मई 1998 का वो ऐतिहासिक दिन, बुद्ध पूर्णिमा का मौका। हाँ, दोपहर 3:45 बजे। हाँ। हवा एकदम शांत थी और अचानक एक के बाद एक 3 भयंकर धमाके हुए। जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा फुटबॉल के मैदान के आकार में नीचे धंस गया। धूल का एक ऐसा गुबार उठा जो मीलों दूर से देखा जा सकता था। लेकिन यहाँ एक लॉजिकल सवाल उठता है, जब इतना बड़ा धूल का गुबार उठा तो क्या अमेरिकी सैटेलाइट्स ने उसे नहीं देखा होगा? उन्हें क्या सफाई दी गई? यहीं पर डॉक्टर कलाम की हाजिर जवाबी काम आए। अच्छा, उन्होंने क्या किया? जैसे ही धमाका हुआ और धूल उठी, कलाम साहब ने तुरंत प्रधानमंत्री अटल जी को फोन किया और कहा कि आप मौसम विभाग को सक्रिय करें। ओके। अगले ही पल मौसम विभाग ने न्यूज में यह खबर फैलानी शुरू कर दी कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक भयंकर रेतीला तूफान यानी सैंडस्टॉर्म आया है। जब अमेरिकन सैटेलाइट्स ने वो धूल का बवंडर देखा तो उन्हें सच में लगा कि ये एक प्राकृतिक तूफान है। क्या बात है, एकदम ब्रिलियंट। और फिर 13 मई को 2 और धमाके हुए। हाँ, कुल 5 धमाके। भारत ने डंके की चोट पर खुद को न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, एक बेहद संक्षिप्त बयान पढ़ा जिसमें कहा गया कि भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किए हैं। और अंत में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा, नो क्वेश्चंस प्लीज, कोई सवाल नहीं। ये CIA के इतिहास की सबसे बड़ी और शर्मनाक विफलता थी। दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक को भारत के वैज्ञानिकों ने चकमा दे दिया था। अमेरिका का क्या रिएक्शन था? अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन गुस्से से पागल हो गए थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो भारत पर ईंटों के ढेर की तरह गिरेंगे। बाप रे! अमेरिका ने तुरंत अपने कानून के तहत भारत पर कड़े आर्थिक, तकनीकी और सैन्य प्रतिबंध लगा दिए। वर्ल्ड बैंक और IMF से मिलने वाले करोड़ों डॉलर के लोन रातों रात रोक दिए गए। और इसी गहमा गहमी के बीच भारत के ठीक कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु परीक्षण कर लिए। हाँ, उन्होंने भी मौके के फायदा उठाया। और यहाँ अमेरिका के दोहरे रवैये की हद देखे। मतलब रुकिए, ये तो कूटनीति का सबसे बड़ा पाखंड है। दोनों देशों पर प्रतिबंध लगे थे, है ना? बिल्कुल। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पूरी तरह डूबने के कगार पर आ गई। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को ब्लैकमेल करते हुए धमकी दी कि अगर हमारे प्रतिबंध नहीं हटाए गए तो हम इंटरनेट पर परमाणु बम बनाने का फॉर्मूला लीक कर देंगे, जिसे कोई भी आतंकवादी डाउनलोड कर सकेगा। हाँ, ये एक बहुत ही घटिया पैंतरा था। और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका एक इंटरनेट लीक की खोखली धमकी से डर गई और उन्होंने पाकिस्तान के प्रतिबंध हटा लिए। देखिए, इसका तकनीकी पहलू देखें तो पाकिस्तान की धमकी ने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रखा था। लेकिन यहाँ भारत के रुख को समझना जरूरी है। हाँ, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। भारत ने कभी ऐसी कोई ओछी धमकी नहीं दी। हमारी अर्थव्यवस्था भी प्रतिबंधों के कारण भारी दबाव में थी। विदेशी निवेश रुक गया था। तो फिर हमने कैसे मैनेज किया? उस मुश्किल वक्त में खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, UAE में पसीना बहा रहे भारतीय मजदूरों ने इस देश को बचा लिया। ये एक बहुत ही अनसुना पहलू है। कैसे बचाया उन्होंने? हाँ, उन मजदूरों ने अपनी पाई पाई बचाकर इतना पैसा यानी रेमिटेंसेस भारत भेजा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम होने के बजाय बढ़ गया। ओह वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारी इकोनॉमी उस मुश्किल दौर में भी मजबूती से टिकी रही। भारत ने साबित कर दिया कि वो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा। तो इन सब का असल रणनीतिक मतलब क्या निकल कर आता है? भारत ने बम बना लिया, प्रतिबंध झेल लिए, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका रणनीतिक असर भू राजनीति की दिशा बदलने वाला था। अटल जी ने संसद में खड़े होकर दुनिया को साफ संदेश दिया कि भारत की नीति नो फर्स्ट यूज की होगी। नो फर्स्ट यूज मतलब हम पहले हमला नहीं करेंगे। बिल्कुल, यानी हम पहले कभी किसी देश पर इस हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जिस देश के पास परमाणु बम नहीं है उस पर तो यह हथियार इस्तेमाल करने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो बहुत ही जिम्मेदारी भरा स्टैंड था। हाँ, ये पूरी तरह से आत्मरक्षा का हथियार है, आक्रमण का नहीं। भारत के इस परिपक्व और शांत रवैये ने दुनिया को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। और फिर अमेरिका को भी झुकना पड़ा, है ना? अंततः अमेरिका को भी ये हकीकत स्वीकारनी पड़ी।
साल 2001 में 9/11 के आतंकी हमलों के बाद राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने महसूस किया कि उन्हें एशिया में एक मजबूत और स्थिर सहयोगी की जरूरत है और उन्होंने भारत से सारे प्रतिबंध हमेशा के लिए हटा लिए। यानी ये 24 साल का लंबा सफर सिर्फ एक विनाशकारी हथियार हासिल करने का नहीं था। ये भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और अपनी संप्रभुता का एक बहुत बड़ा ऐलान था। बिल्कुल सही। भारत ने दुनिया को बता दिया कि हमारे फैसले अब दिल्ली में लिए जाएंगे, वॉशिंगटन या लंदन में नहीं। और इस पूरी प्रक्रिया में हमारे वैज्ञानिकों और राजनेताओं की शालीनता देखिए। डॉक्टर कलाम वाला किस्सा याद है आपको? हाँ, डॉक्टर कलाम का वो किस्सा आज भी मशहूर है। जब 2002 में अटल जी ने उन्हें देश का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव देने के लिए फोन किया था। हाँ, वो अन्ना यूनिवर्सिटी में थे उस वक्त। कलाम साहब अन्ना यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री को कहलवा दिया कि मैं क्लास खत्म करने के बाद ही बात करूंगा। और अटल जी ने भी एक सच्चे राजनेता की तरह उनका इंतजार किया। ये घटना दिखाती है कि भारत की ये ऐतिहासिक जीत किसी खोखले अहंकार की जीत नहीं थी। ये एक शांत, दृढ़ निश्चय वाले देश की अपने वजूद और आत्मसम्मान को बचाने की लड़ाई थी। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सवाल है वो? देखिए, आज के इस डिजिटल दौर में जहां लगभग हर इंसान की जेब में एक स्मार्टफोन है जो उसकी हर गतिविधि ट्रैक कर रहा है, और आसमान में एलन मस्क के स्टारलिंक जैसे हजारों एडवांस सैटेलाइट्स 24 घंटे पृथ्वी के चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं, क्या आज के समय में कोई भी देश पोखरण जैसा सीक्रेट ऑपरेशन अंजाम दे सकता है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शायद नहीं। ये एक ऐसा गंभीर विषय है जो आने वाले समय में तकनीक और राष्ट्रीय सुरक्षा की पूरी परिभाषा बदल सकता है। क्या इस आधुनिक तकनीक ने हमारी सुरक्षा को बढ़ाया है या फिर देशों और सरकारों से उनकी कुछ भी गुप्त रखने की आज़ादी हमेशा के लिए छीन ली है? सोचने वाली बात है। 18 मई 1974 और 11 मई 1998 राजस्थान का वो तपता हुआ रेगिस्तान आज बाहर से एकदम शांत है, लेकिन जमीन के नीचे दबी वो गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में ये याद दिलाती है कि जब कोई देश अपने वजूद के लिए एक साथ खड़ा होता है तो बड़ी से बड़ी ताकतों को भी अपना सिर झुकाना पड़ता है। बिल्कुल। हमारे इस गहन विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार पर गहराई से मनन करना दिलचस्प होगा। अगर आपको भारत के इस संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही डीप पॉलिटिकल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें पॉलिटिकल त्रिनेत्र को।